हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था एंजाइना की डेफिनेशन, उसके टाइप्स, उसके कॉजेज, साइन सिम्टम्स, ये हमने पढ़ लिए थे, है ना। अब अपन पढ़ेंगे डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। मतलब जो डायग्नोसिस है वो क्या होता है, ट्रीटमेंट क्या क्या करते हैं एंजाइना में। ठीक है, एंजाइना मीन्स क्या होता है, सीवियर पेन होना। ठीक है, सीवियर पेन कहाँ पर होता है, चेस्ट में। चेस्ट में सीवियर पेन होना क्या कहलाता है, एंजाइना पेक्टोरिस। और वो पेन क्यों होता है, ऑक्सीजन की कमी के कारण। ठीक है, मायोकार्डियल लेयर को ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाती है, उसकी वजह से क्या होता है, पेन जनरेट होता है चेस्ट में। ठीक है, और ये ऑक्सीजन क्यों सप्लाई नहीं हो पाती है, क्योंकि जो हार्ट को सप्लाई करने वाली आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी है ना, उसमें क्या हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है। तो उसकी वजह से अपनी लेयर को क्या होता है, प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, पेन जनरेट होता है, जिसे अपन एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। ठीक है, अपन ने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में सब कुछ पढ़ लिया था। अब अपन इसमें डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। डायग्नोसिस क्या होता है, निदान, मतलब कि वो चीज़ें अपन टेस्ट करेंगे जिससे अपने को पता लगेगा कि एंजाइना एक्चुअल में पेशेंट को एंजाइना है या नहीं है। ठीक है, और उसके बाद अगर पता लग गया तो फिर क्या करते हैं, इसका ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे पेशेंट को रिलीफ मिलता है। ठीक है, चलिए डायग्नोसिस में अपन क्या क्या करते हैं। सबसे पहले ईसीजी करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का मैंने आपको वीडियो सेंड किया था, वो देख लेना। हिंदी में भी आपको बुक से सेंड किया था, वो अगर वो लिखना है तो वो लिख लेना, वरना वीडियो में जो इंग्लिश में लिखा है वो लिख लेना। ठीक है, अपने नोट्स में ईसीजी का पूरा टॉपिक आपके होना चाहिए। ठीक है, ईसीजी का और एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन का भी मैंने आपको सेंड किया था, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का आपको एक असाइनमेंट बनाना है। ठीक है, और ईसीजी का आपको कॉपी में लिखना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी आपको कॉपी में भी लिखना है, और उसका असाइनमेंट भी बनाना। ठीक है, वो मुझे आप सेंड करोगे कैसे भी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का और ईसीजी का आपको कॉपी में लिख करके बताना है। ठीक है, ईसीजी क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, जिसमें हार्ट की वर्किंग देखी जाती है ना। ईसीजी एक ग्राफ होता है जिसमें क्या देखा जाता है, हार्ट की एक्टिविटी देखी जाती है ना। ईसीजी में जो एसटी सेगमेंट है, नॉर्मल ईसीजी आपको एक बार और बता देती हूँ मैं। नॉर्मल ईसीजी, ये देखिए, नॉर्मल ईसीजी जो होती है वो इस टाइप से होती है। पी वेव किसे शो करती है, एट्रियल रीपोलराइजेशन। एट्रियल रीपोलराइजेशन को क्या करती है, डीपोलराइजेशन को क्या करती है, शो करती है। और क्यूआरएस वेव, जो ये क्यूआरएस वेव देख रहे हैं, ये किसे शो करती है, ये वेंट्रिकुलर को क्या करती है, रीपोलराइजेशन का फंक्शन बताती है। ठीक है, नेक्स्ट जो टी वेव है, टी वेव रीपोलराइजेशन को शो करती है ना। जो वेंट्रिकल है वापस से क्या हो जाते हैं, रीपोलराइज हो जाते हैं, तो उसे शो करती है कौन, टी वेव। ठीक है, तो ईसीजी का समझ में आ गया, और आप वीडियो में देख लेना जो मैंने आपको सेंड किया था। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर कोई एबनॉर्मलिटी शो होती है तो इसमें क्या होता है, एंजाइना में ये एसटी वेव जो होती है ना, इसमें मिस्टेक, इसमें प्रॉब्लम दिखती है। एसटी वेव देखो, इसमें नॉर्मल ईसीजी में ऐसे आता है, बिल्कुल ग्राफ के बिल्कुल अटैच हॉरिजॉन्टल क्षैतिज लाइन आती है ना, और शो होती है इसमें। और अगर कुछ एबनॉर्मलिटी दिखी तो उसमें क्या होता है, एंजाइना में कि जो एसटी वेव है ना, ये गड़बड़ दिखती है, क्योंकि जो वेंट्रिकल्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, सही से फंक्शन नहीं कर पाते हैं, है ना। वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो सही से फंक्शन नहीं कर पाते हैं, तो जो टी वेव होगी वो क्या होगी, एबनॉर्मल होगी, है ना। मायोकार्डियल लेयर को प्रॉपर क्या हो रही है, ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है। मायोकार्डियल का फंक्शन क्या होता है,
कॉन्ट्रैक्ट करना हार्ट को, है ना, जिससे ब्लड जो है अपना आर्टरी में पहुंच सके, एओर्टा में पहुंच सके। तो वो ऑक्सीजन अगर मायोकार्डियट को नहीं मिल रही है तो क्या होगा, वहाँ पर प्रॉब्लम जनरेट होगी और जो मायोकार्डियल लेयर है वो अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं करेगी, तो टी वेव क्या होगी, पूरी गड़बड़, इसमें प्रॉब्लम दिखेगी। ठीक है, तो एंजाइना का अगर कभी भी टेस्ट हो तो उसमें क्या होता है, एसटी वेव जो है उसमें प्रॉब्लम दिखती है। कभी भी अगर आप ईसीजी देखे हैं, ईसीजी करें हॉस्पिटल में, तो आप अगर किसी पेशेंट को एंजाइना है तो ये प्रॉब्लम दिखने को मिलेगी। ठीक है, टी वेव जो है वो गड़बड़ दिखती है। ओके, ये देखो इसमें भी ऐसे ही दे रखा है, ये नॉर्मल ईसीजी है, और अगर इसमें एस वेव और टी वेव में अगर कुछ भी प्रॉब्लम दिखती है, मतलब इस्चेमिया होता है, मतलब कि ऑक्सीजन की कमी होती है हार्ट को। ठीक है, ईसीजी अगर अपन मतलब ये लिख रखा है, अगर एक्सरसाइज में की जाए तो अच्छी आती है ना। जब विश्राम अवस्था में लिया गया ईसीजी नॉर्मल आता है। जब अपन लेटा है पेशेंट और उसकी ईसीजी लेते हैं तो वो नॉर्मल आती है। और अगर उसे अपन कोई योगा वगैरह करने को, कोई एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं तो वो इसमें ठीक आती है शायद, है ना। जो ईसीजी रहती है ना वो ज़्यादा इसमें अच्छी आती है, योगा वगैरह करते हैं तो उस टाइम पे, या फिर एक्सरसाइज करवाते हैं पेशेंट से तब ठीक आती है इसमें ईसीजी। तब अपने को पता चलता है कि पेशेंट को एक्चुअली में है क्या। ठीक है, नेक्स्ट अपन क्या कहते हैं, कार्डियक कैथेटराइजेशन। कार्डियक कैथेटराइजेशन नेक्स्ट डायग्नोसिस है, जिसमें क्या किया जाता है, कैथेटर लगाया जाता है। ठीक है, हार्ट में ये देखिए कार्डियक कैथेटराइजेशन में क्या करते हैं अपन, इसमें जो कोरोनरी आर्टरी रहती है उसमें कोई भी क्लॉट हो जाता है, कोरोनरी आर्टरी में क्लॉट हो जाता है तो उसकी अपने को इन्फॉर्मेशन मिलती है कार्डियक कैथेटराइजेशन से। ठीक है, कार्डियक कैथेटराइजेशन कैसे किया जाता है, ये इसी टाइप से किया जाता है। यहाँ पर जो फीमोरल आर्टरी रहती है ना, फीमर बोन के यहाँ पर जो आर्टरी रहती है, फीमर बोन के यहाँ पर जो आर्टरी रहती है ना, वहाँ से इंसर्ट किया जाता है कैथेटर को, और फिर कहाँ डालते हैं इसको, हार्ट के अंदर, और फिर देखा जाता है एक्सरे के थ्रू कि कहाँ पर कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज कहाँ पर है। ठीक है, दो साइड से इंसर्ट किया जाता है, या तो रेडियल आर्टरी से भी करते हैं, ठीक है, एक तो रेडियल आर्टरी से भी करते हैं, फीमोरल आर्टरी से भी करते हैं। जिससे ये पता लगता है कि आखिर में जो कोरोनरी आर्टरी है वहाँ पर ब्लॉकेज कहाँ पर है, एक्सरे के थ्रू देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एंटीजी टेस्ट। एंटीजी टेस्ट मीन्स नाइट्रोग्लिसरीन टेस्ट। नाइट्रोग्लिसरीन जो टैबलेट रहती है उसे दिया जाता है। जो एंजाइना का अटैक होता है ना वो नाइट्रोग्लिसरीन से बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन जो टैबलेट है वो सबलिंगुअली दी जाती है, मतलब जीभान के नीचे रखी जाती है, जिससे पेशेंट को जल्दी से रिलीफ मिल जाता है। ठीक है, तो एंटीजी टेस्ट इसके अंदर लगाया जाता है, जिससे पता चल जाता है कि पेशेंट को एंजाइना है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट कोरोनरी एंजियोग्राफी। कोरोनरी एंजियोग्राफी से अपन क्या करते हैं, कोरोनरी एंजियोग्राफी, इसमें क्या किया जाता है, कोरोनरी एंजियोग्राफी के निदान कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के निदान हेतु सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। इसके द्वारा सीएडी की लोकेशन एवं बीमारी की गंभीरता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मतलब कि जो सीएडी है ना, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ जो होती है, इसे जो एंजाइना बैक्टीरियोसिस है ना, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है ना, तो जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है इसको डायग्नोज करने के लिए बहुत अच्छी टेक्निक है एंजियोग्राफी, है ना। एंजियोग्राफी जो होती है इसमें जो लोकेशन होती है कोरोनरी आर्टरी में कहाँ ब्लॉकेज है वो लोकेशन अपने को पता चलता है, और पेशेंट को एक्चुअली में बीमारी क्या है उसका भी अपने को पता लगता है। ठीक है, जब कोरोनरी आर्टरी 70%
क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। उससे ज़्यादा अगर ब्लॉक हो जाती है तो एंजाइना का जो संभावना है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, ज़्यादा पेन होता है पेशेंट को, ठीक है। जो कोरोनरी आर्टरी रहती है, सॉरी कोरोनरी एंजियोग्राफी जो रहती है, इसमें क्या किया जाता है, जो कैथेटर होता है ना, उसके थ्रू एक डाई इंजेक्ट करते हैं, है ना। एक डाई इंजेक्ट की जाती है हार्ट के अंदर, जिससे पता लगता है कि कहाँ पर ब्लॉक है ना। जैसे ये हार्ट है ना, और कैथेटर से क्या किया जाता है, एक डाई इंजेक्ट की जाती है हार्ट के अंदर, ठीक है। डाई इंजेक्ट करते ही एक्सरे में एक्सरा भी चल रहा होता है साइड में, है ना, जिससे जो टेक्नीशियन होते हैं, जो टेस्ट कर रहे होते हैं, उनको पता लगता है कि कहाँ पर ब्लॉक है, ठीक है। ये एक्सरे मशीन है आपकी, और ये आपका हार्ट है, जहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, डाई इंजेक्ट कर रहे हैं, जिससे अगर जहाँ पर ये कोरोनरी आर्टरी है, यहाँ पर ब्लॉकेज है, तो वो एक्सरे में भी अपने को पता चल जाएगा कि कहाँ पर ब्लॉकेज है, ठीक है। एंजियोग्राफी में ये किया जाता है, ओके। नेक्स्ट, एंजाइम टेस्ट भी किए जाते हैं। अगर आपको ये लिखना है तो लिख लेना, एंजाइम टेस्ट भी किए जाते हैं। एंजाइम सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है ना, एंजाइम हार्ट में वो इंक्रीज मिलता है अपने को, ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलता है, क्योंकि जो हार्ट में इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है ना। क्या होगा वहाँ पर, अगर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही तो इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन की कंडीशन में क्या होता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन, सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है वो इंक्रीज मिलता है अपने को, ठीक है, बढ़ा हुआ मिलता है। तो अगर लिखना है तो लिख लेना, एंजाइम टेस्ट भी करते हैं, ठीक है। कोरोनरी एंजियोग्राफी जो है वो, अगर प्रोसीजर लिखना है तो लिख लेना। कोरोनरी एंजियोग्राफी एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें डाई, एक स्पेशल डाई यूज़ की जाती है, और एक्सरे में देखा जाता है कि कैसे ब्लड फ्लो हो रहा है आर्टरी के थ्रू हार्ट में, ठीक है। ये वो इंग्लिश में लिखा है कि कोरोनरी एंजियोग्राफी इज द प्रोसीजर दैट यूज स्पेशल डाई एंड एक्सरे टू सी हाउ ब्लड फ्लो थ्रू द आर्टरीज इन योर हार्ट। मीन्स कोरोनरी एंजियोग्राफी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें डाई यूज़ की जाती है, और फिर एक्सरे में देखा जाता है कि आपकी हार्ट में जो आर्टरी है वो कैसे ब्लड फ्लो कर रही है, ठीक है। ये अपने डायग्नोसिस जो है वो ख़त्म हो गए, फिनिश हो गए। कौन कौन सा है डायग्नोसिस, फर्स्ट ईसीजी अपन करते हैं, है ना। कौन कौन सा करते हैं, ईसीजी, एंटीजी टेस्ट, कैथेटराइजेशन और एंजियोग्राफी, ठीक है। ये 4 टेस्ट करते हैं, और एक एंजाइम टेस्ट भी करते हैं, जिसमें सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है वो इंक्रीज मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट, अपन ट्रीटमेंट क्या क्या देते हैं। तो अब फर्स्ट में वैसोडाइलेटर दिया जाता है। वैसोडाइलेटर के नाम से ही पता चल रहा है, जो वेसल्स होती है उसको डायलेट करने वाली टैबलेट, वैसोडाइलेटर, ठीक है। जस्ट लाइक ये एक वेसल है जो कि ब्लड को क्या कर रही थी, फ्लो कर रही थी, लेकिन यहाँ पर ब्लॉकेज आ गया, है ना। फिर अपन क्या करेंगे, एक टैबलेट देंगे, जिससे क्या होगा, ये वेसल्स डायलेट हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, ये जो रक्त, जो थक्का जमा है या फिर कुछ जमा हुआ है, तो ये भी आगे बढ़ जाएगा। और फिर अगर ऐसा कुछ हल्का फुल्का है तो क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा, और वो हार्ट से लंग्स में चला जाएगा, और उसका अब्जॉर्प्शन वगैरह हो जाएगा। लेकिन अगर हार्ट में कोई ज़्यादा ब्लॉकेज है तो फिर उसे सर्जरी के थ्रू निकाला जाता है, ठीक है। तो वैसोडाइलेटर वे ड्रग होती है जो मायोकार्डियल में फ्लो इंक्रीज करती है, जिससे हार्ट को ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट प्रभावित नहीं होती है। वैसोडाइलेटर ऐसी ड्रग होती है जो मायोकार्डियल लेयर में क्या करती है, मायोकार्डियम जो लेयर रहती है उसमें ब्लड फ्लो को इंक्रीज करती है, जिससे ऑक्सीजन को कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। ऑक्सीजन प्रॉपर अपने मायोकार्डियल को मिलती रहती है, वेसल्स डायलेट हो जाती है उससे, ठीक है।
ये ब्लड प्रेशर एंड कार्डियक आउटपुट को भी चेंज नहीं करती। ये इससे क्या होता है कि अगर प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो रही है तो कार्डियक आउटपुट भी उससे सही रहेगा। कार्डियक आउटपुट मीन्स क्या होता है, जो अपना हार्ट पंप करता है ब्लड और उसके बाद अपनी पूरी बॉडी को सप्लाई होता है, वो कार्डियक आउटपुट कहलाता है ना। तो कार्डियक आउटपुट और अपना बीपी जो है वो चेंज नहीं होता है। वेसल्स अच्छे से डायलेट रहेगी तो ऑक्सीजन भी प्रॉपर अच्छे से सप्लाई होगी, जिससे मायोकार्डियम लेयर जो है अपना प्रॉपर वर्क करती है, जिससे बीपी भी मेंटेन रहता है, कार्डियक आउटपुट भी मेंटेन रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल नाइट्रेट है ना। इसमें कौन कौन सी ड्रग आती है, नाइट्रेट। जैसे शॉर्ट एक्टिंग ड्रग कौन सी है, एंटीजी, नाइट्रोग्लिसरीन शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है, ये मतलब जल्दी से एक्ट करती है ना। इसको सबलिंगुअली दिया जाता है, मतलब कि जीबान के नीचे रखा जाता है ना। आपने रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा होगा फंडामेंटल में। तो जो सबलिंगुअली है वो क्या होता है, जीबान के नीचे मतलब इस एंटीजी को रखा जाता है। कितना, 1.5 to 1.2 mg, ठीक है, सॉरी 15 to 1.2 mg। और लॉन्ग एक्टिंग ड्रग जो होती है वो आइसोड्रेल कितना, 5 to 10 mg, और इसे भी सबलिंगुअली दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बीटा ब्लॉकर्स भी वेसोडाइलेटर है। ये ड्रग्स हार्ट के वर्कलोड को कम करती है, बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, इसमें प्रोपेनोलॉल आती है, मेटाप्रोलोल और एटिनोलोल। ठीक है, ये ड्रग आती है जो कि हार्ट के वर्कलोड को कम करती है। नेक्स्ट है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ये क्या करती है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कोरोनरी ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करती है या हार्ट में ऑक्सीजन डिमांड को इंक्रीज करती है। ये ऑक्सीजन डिमांड को क्या करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, और जो ये ब्लड फ्लो को भी इम्प्रूव करती है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी ड्रग आती है, वेरापामिल और निफेडिपिन। ठीक है, लास्ट में अपन कौन सी देते हैं, एनाल्जेसिक में ओपियोइड एनाल्जेसिक और एंटीप्लेटलेट। ओपियोइड एनाल्जेसिक मॉर्फिन और मॉर्फिन सल्फेट है ना। और एंटीप्लेटलेट एस्पिरिन जो है एंटीप्लेटलेट ड्रग है, और ये ब्लड को क्या कर देती है, पतला कर देती है। ठीक है, और जहाँ पर अगर कोई क्लॉट जमा है तो उसे भी क्या कर देती है, वो तोड़ देती है, उसे पतला कर देती है, जिससे ब्लड फ्लो सही से होने लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट में अपन 3 इसके मैनेजमेंट है। फर्स्ट अपन पढ़ेंगे PTCA, नेक्स्ट इंसर्शन ऑफ कोरोनरी शंट एंड CABG। PTCA मतलब होता है परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, है ना। इसमें क्या किया जाता है वो अपन नेक्स्ट डिटेल में पढ़ेंगे। और इंसर्शन ऑफ कोरोनरी शंट, एक शंट बनाया जाता है। और लास्ट में है CABG, इसमें भी बाईपास ग्राफ्टिंग की जाती है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। ये सब अपन डिटेल में पढ़ेंगे। CABG को जनरल लैंग्वेज में बाईपास सर्जरी भी कहा जाता है। जो CABG है इसे अपन क्या बोलते हैं, पूरा इसका नाम क्या है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। जो कोरोनरी आर्टरी रहती है उसकी बाईपास ग्राफ्टिंग की जाती है ना, एक बाईपास बनाया जाता है। इस सर्जरी में इंटरनल मेमोरी आर्टरी या सिफिनस वेन, सबसे ग्रेटर वेन कौन सी होती है, सिफिनस वेन। अगर कंपटीशन में भी अगर कोई क्वेश्चन आता है, अगर सबसे पूछे कि सबसे लॉन्ग वेन कौन सी होती है, तो सिफिनस वेन होती है, जो कहाँ होती है, लेग के अंदर, पैर में होती है। ठीक है, सिफिनस वेन बहुत बड़ी वेन होती है, जिसे क्या किया जाता है, कट करके और हार्ट में लगा दिया जाता है, ग्राफ्टिंग कर दी जाती है। और एक मेमोरी आर्टरी होती है, इन दोनों को कट करके कहाँ लगा देते हैं, हार्ट में। ठीक है, वेन की ब्रांच को कोरोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच में ग्राफ्ट किया जाता है, जिसे कोरोनरी आर्टरी में आए ऑब्स्ट्रक्शन के कारण मायोकार्डियल ब्लड सप्लाई में आई कमी को दूर किया जाता है।
मतलब इसमें क्या किया जाता है, जो कोरोनरी आर्टरी रहती है वहाँ जहाँ पर ब्लॉकेज है उसको वहाँ से उसको काट देते हैं, उसके बाद कहाँ पर सील कर देते हैं, उससे एओर्टा से कोरोनरी आर्टरी को जोड़ देते हैं। ठीक है, ग्राफ्टिंग कर दी जाती है जिससे कोरोनरी आर्टरी क्या हो जाती है, उसका जो उसमें जो ऑब्स्ट्रक्शन आया हुआ है वो सही हो जाता है और मायोकार्डियल को फिर से प्रॉपर सप्लाई होने लग जाती है। ठीक है, ये परमानेंट सर्जरी है, मतलब इफेक्टिव सर्जरी और अच्छी सर्जरी है। CABG में डेथ रेट 4% to 8% होती है। CABG के बाद एंजाइना पेक्टोरिस के सभी लक्षण समाप्त हो जाते हैं, मतलब जो भी साइन सिम्टम्स अगर दिख रहे हैं तो वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, है ना। और इसमें डेथ रेट भी बहुत कम होती है, 4 to 8% डेथ रेट होती है। बहुत इफेक्टिव होती है सर्जरी, इसके बाद कोई सिम्टम्स शो नहीं होते हैं पेक्टोरिस के, उससे दर्द नहीं होता है कभी भी। ठीक है, अपन डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि इसमें होता क्या है। ये आपकी बुक का डायग्राम है ना, बना लेना चाहे तो आपकी इसमें क्या किया जाता है, ये देखो सिफिलिस वेन को यहाँ से अगर यहाँ पर कोई ब्लॉकेज है तो उससे काट दिया और फिर यहाँ से उसको क्या कर दिया, जोड़ दिया, है ना। यहाँ से इसको जोड़ देते हैं जिससे मायोकार्डियल लेयर क्या हो जाती है, अच्छे से प्रॉपर फंक्शन करने लग जाती है और मायोकार्डियल को ऑक्सीजन प्रॉपर मिलने लग जाती है। और मेमोरी इंटरनल मेमोरी ग्लैंड, जो इंटरनल मेमोरी ग्लैंड है उसे भी डाइवर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, जिससे प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई होती है मायोकार्डियल को। ठीक है, ग्राफ्टिंग में आपको ये ध्यान रखना है कि जो किसी भी अपने बॉडी पार्ट को काट करके थोड़ा सा भी कट करके क्या किया जाता है, दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र किया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, ग्राफ्टिंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे स्किन ग्राफ्टिंग होती है, मैंने आपको बताया था स्किन ग्राफ्टिंग में भी कि स्किन एक जगह से ले करके और फिर दूसरी जगह पर क्या किया जाता है, बर्न में किया जाता है ज़्यादातर, कि ग्राफ्ट कर दिया जाता है दूसरी जगह पर, वो जहाँ पर ज़्यादा बर्न है तो वहाँ पर स्किन लगा दी जाती है ना। तो इसमें भी ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं कि वो जो सिफेनस वेन रहती है वो वेन ले करके और यहाँ से क्या कर दिया, इन्होंने ज्वाइन कर दिया और ये मेमोरी ग्लैंड को भी इधर से इधर जोड़ दिया। ठीक है, तो जिससे क्या होता है, प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई होती है अपने लेयर्स को। ठीक है, मायोकार्डियम लेयर को अच्छे से सप्लाई होगी तो हार्ट अच्छे से पंप करेगा और अच्छे से वर्क करेगा। ठीक है, ये बहुत इफेक्टिव सर्जरी होती है। नेक्स्ट PTC है। PTC मतलब पर ट्रांसक्यूटेनियस, इसका फुल फॉर्म है परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोग्राफी। कोरोनरी एंजियोग्राफी के दौरान हाई प्रेशर के साथ शंट बलून को एरोदेमा वाली जगह पर प्रेशर के साथ फुलाया जाता है तो एरोदेमा को चपटा किया जा सकता है और कोरोनरी ब्लड फ्लो को सुधारा जा सकता है। देखो PTCA में क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू या इसमें जो डायग्राम है उसके थ्रू अपन देखते हैं। एंजियोप्लास्टी में क्या होता है, जैसे ये कोरोनरी वेन है ना, जो कोरोनरी आर्टरी है जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है ना। अगर इसमें कोई ब्लॉकेज आ जाता है तो वो कैसे हटाएंगे, एक कैथेटर इंसर्ट किया जाता है ऐसा पतला सा जिसमें बलून भी होता है ना, आगे की साइड बलून होता है। पहले वो जाता है तब बिल्कुल पतला रहता है ना, और अंदर उसको डाला जाता है और एक्सरे मशीन भी रहती है जिससे पता लगाया जाता है कि कहाँ पर गया है कैथेटर, है ना। उसके बाद जो जहाँ पर भी ब्लॉकेज है वहाँ पर इसको रख के और फिर बलून को फुलाया जाता है, तो जिससे जो ये बलून है ना, ये बलून फुला रखा है, ये बलून फुलाया हुआ है जिससे क्या होता है कि जो भी यहाँ पर एरोदेमा जमा हुआ है, जो भी क्लॉट यहाँ पर जमा हुआ था वो साइड में हो जाता है ना, साइड में जम जाता है फिर वो, जिससे ऑक्सीजन सप्लाई होने लग जाती है, ब्लड फ्लो सही से होने लग जाता है। ठीक है, ये परमानेंट नहीं है, इसको बार बार करना पड़ता है, इस प्रोसीजर को बार बार करना पड़ता है। जबकि
जो कोरोनरी अपने बाईपास सर्जरी की थी वो क्या है, परमानेंट है, उसमें वापस से कोई दिक्कत नहीं आती है और इसमें वापस से जमने के चांसेस रहते हैं। इस तरह से क्लॉट वापस से जमने के चांसेस रहते हैं, है ना। ये देखिए, इसको ब्रीफली पूरा अच्छे से दिखा है। इस टाइप का कैथेटर होता है, बिल्कुल पतला, अंदर जाने के बाद इसको अपन ऐसे फुला सकते हैं, मोटा कर सकते हैं। ये इसको यहाँ पर रखा है, यहाँ पर ब्लॉकेज है जैसे, है ना, और इसको फिर फुलाया तो ये क्या हो गया, साइड में चला जाता है। जो भी प्लैक जमा हुआ था, एथेरोमा जमा हुआ था, तो इस टाइप से किया जाता है। जो भी यहाँ पर जमा हुआ होता है वो क्या होता है, साइड में चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, डाइटरी मैनेजमेंट। डाइटरी मैनेजमेंट में अपन लो फैट डाइट देंगे, कोलेस्ट्रॉल लो देंगे, ताकि जो पेशेंट की आर्टरी में वापस कोलेस्ट्रॉल जमे ना, इसलिए लो डाइट देना है। फैट भी कम देना है ना। आपने देखा होगा कि जो भी हार्ट वाले पेशेंट रहते हैं उनको ज़्यादा कम घी वाला, मतलब ऐसा खाना देते हैं, कम तला गला देते हैं, वैसा खाना उनको ज़्यादा दिया जाता है ना। क्यों दिया जाता है, क्योंकि जो हार्ट रहता है ना, हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरी या कोई सी भी आर्टरी रहती है उसमें जमने के चांसेस रहते हैं, है ना, जिससे ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है, तो हार्ट अपना काम नहीं कर पाता है, तो इसलिए उनको लो डाइट देते हैं, ठीक है, लो फैटी और लो कोलेस्ट्रॉल डाइट देते हैं, है ना। नेक्स्ट, पेशेंट को बिल्कुल लाइट डाइट देनी चाहिए, है ना। लाइट डाइट देना, जैसे कि हरी सब्जियां, दलिया वगैरह उनको देना है, ठीक है। ब्लेंड डाइट देना बिल्कुल। पेशेंट को हाई फाइबर डाइट देनी चाहिए, ताकि वेरापामिल ड्रग की वजह से होने वाले साइड इफेक्ट एंड कॉन्स्टिपेशन से बचा जा सकता है। मतलब हाई फाइबर डाइट जैसे मिल्क वगैरह तो उसे दे सकते हैं, है ना, गाजर वगैरह, और ये उसे देना है, हाई फाइबर डाइट देना है, जिससे उसको कॉन्स्टिपेशन ना हो, क्योंकि वेरापामिल जो ड्रग है उसका एक साइड इफेक्ट है कि उससे कॉन्स्टिपेशन भी होता है ना। नेक्स्ट है पेशेंट को लो सोडियम डाइट प्रोवाइड करना, जिससे पेशेंट का जो हार्ट वर्क लोड है वो कम हो सके, है ना। वर्क लोड ज़्यादा बढ़ जाता है अगर हाई सोडियम डाइट अगर देंगे ना पेशेंट को, ज़्यादा नमक वाले खाना देते हैं तो उसके हार्ट का लोड बढ़ जाता है, तो उसे क्या करना है, लो सोडियम डाइट देना है अपने को, ठीक है। नेक्स्ट, अल्कोहल को अवॉइड करना, अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं लेने देना है, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में 4 स्टेप होती है, आपने पढ़ा होगा नर्सिंग मैनेजमेंट पूरा, जिसमें असेसमेंट किया जाता है, डायग्नोसिस किया जाता है, इंटरवेंशंस किए जाते हैं और इवैल्यूएशन किए जाते हैं। असेसमेंट में आप क्या क्या करेंगे, पेशेंट की हिस्ट्री लेना है ना, कि पेशेंट को डायबिटीज़ वगैरह तो नहीं है, कौन सी ड्रग चल रही है, इसका एंजाइटी लेवल चेक करना है, और पेशेंट एवं उसकी फैमिली के बारे में नॉलेज असेस करना, दी गई ड्रग के कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, उससे क्या करना है अपने को, असेस करना है, क्योंकि बहुत सी बार अपन जो ड्रग देते हैं उससे भी क्या हो जाता है, हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है ना। नेक्स्ट, डायग्नोसिस और इसके इंटरवेंशंस वगैरह आप पढ़ लेना, ये सब नॉर्मल है, ठीक है। डायग्नोसिस क्या क्या है इसमें, पेन रिलेटेड मायोकार्डियल इस्चेमिया, पेन होगा क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रही है। अल्टर्ड कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू रिड्यूस ब्लड फ्लो रिड्यूस हो गया है, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट क्या होगी, अल्टर्ड हो जाती है, चेंज हो जाती है ना। मतलब अपना हार्ट जो है ज़्यादा ब्लड अपने को पूरी बॉडी को सप्लाई नहीं कर पाता है, क्योंकि वहाँ पर भी ब्लड रिड्यूस हो चुका है, ब्लड फ्लो रिड्यूस हो चुका है, इसलिए। एंजाइटी रिलेटेड टू डिजीज़ से रिलेटेड उसे एंजाइटी फील होती है। नॉलेज डेफिसिट रिलेटेड टू डिजीज़ से रिगार्डिंग उसे नॉलेज नहीं है, तो भी अपने को इसका डायग्नोसिस बनाना है, ठीक है। अब पेन के लिए अपन क्या क्या इंटरवेंशंस करेंगे वो दे रखा है ना। पहले उसके पेन को असेस करना है, कंफर्टेबल पोजीशन देना है, ऑटो एडमिनिस्टर करना है, और एनाल्जेसिक जो ड्रग होती है वो देना है डॉक्टर के अकॉर्डिंग। ये याद रखना, कभी भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही अपने को टैबलेट वगैरह देना है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी टैबलेट अपन पेशेंट को नहीं दे सकते हैं,
ठीक है। फिर उसके बाद स्ट्रिक्टली वाइटल साइन चेक करना है, कार्डियक आउटपुट, मेंटेन कार्डियक आउटपुट। अब कार्डियक आउटपुट को मेंटेन करने के लिए आप क्या क्या इंटरवेंशंस करोगे? रिस्पॉन्स चेक करना है ना, एंटी एंजियल मेडिसिन देना है, और टू डिक्रीज एंजाइटी को डिक्रीज करने के लिए आप कौन कौन से इंटरवेंशंस करेंगे? पेशेंट को, उसकी फैमिली को हॉस्पिटलाइजेशन एंड डायग्नोसिस टेस्ट एवं ड्रग थेरेपी एक्सप्लेन करना। पेशेंट और उसकी फैमिली को क्या करना है? पूरा हॉस्पिटलाइजेशन के बारे में बताना है, उसके डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है सारे वो बताना है, ड्रग थेरेपी एक्सप्लेन करना है ना, जिससे उसकी एंजाइटी जो है वो रिड्यूस हो सके। उसका साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, ठीक है। और जो भी वो क्वेश्चन पूछे वो अपने को उसका सॉल्व करना है, जो भी उसका डाउट हो वो सॉल्व करना है, जिससे उसका एंजाइटी लेवल डिक्रीज हो जाए, है ना। जनरल केयर आप कैसे प्रोवाइड करोगे वो सारा इसमें लिखा है ना। टू एजुकेट द पेशेंट एंड हिज फैमिली, उसके फैमिली को आप कैसे एजुकेट करेंगे, डाइट थेरेपी वगैरह, कंफर्टेबल पोजीशन दे करके, है ना। ये सब आप पढ़ लेना, ठीक है। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। एवेल्यूएशन क्या करेंगे लास्ट में, आप पेशेंट को पेन से रिलीफ मिला है या नहीं, आपको एवेल्यूएशन करना है। आपने 4 डायग्नोसिस बनाए थे, है ना। एक पेन से रिलेटेड बनाया था, और पेन से रिलेटेड बनाया था, कार्डियक आउटपुट का बनाया था, एंजाइटी का बनाया था, और नॉलेज का बनाया था। तो जिससे रिलेटेड आपको इवैल्यूएशन करना है लास्ट में, है ना। तो इवैल्यूएशन क्या करोगे आप? सबसे पहले अगर पेन का बनाया तो पेन में उसका पेन रिलीफ हुआ है कि नहीं, है ना। नेक्स्ट अगर नहीं हुआ है तो आपको वापस से नर्सिंग प्रोसेस यूज़ करनी है, वापस से पेशेंट को मतलब प्लानिंग करनी है उसके लिए, है ना। और पेशेंट की एंजाइटी कम हुई है या नहीं, अगर एंजाइटी का आप बना रहे हो तो उसका एंजाइटी लेवल चेक करना है कि उसकी एंजाइटी कम हुई है या नहीं। एडमिनिस्टर्ड ड्रग का अफेक्ट प्रॉपर है या नहीं, जो भी आप ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हो वो अफेक्ट कर रही है या नहीं पेशेंट को, वो आपको इवैल्यूएशन करना है ना। और सूटेबल, अगर एंजाइटी का लेवल का बना रहे हो आप या नॉलेज डेफिसिट का बना रहे हो तो उससे सूटेबल फील हो रहा है या नहीं, ठीक है। वो कंफर्टेबल फील कर रहा है हॉस्पिटल में या नहीं, ठीक है। और उसको नॉलेज मिला है, और प्रॉपर उसको आपने जो हेल्थ एजुकेशन दिया है उससे उसको नॉलेज मिला है कि नहीं, वो अभी आपको इवैल्यूएशन करना है, ठीक है। ये आपकी जो एंजाइना पेक्टोरिस है वो फिनिश हो चुका है। इसमें अपन ने इसके टाइप्स, कॉजेज वगैरह सब पढ़ लिए। आज अपन ने पढ़ा है इसके बारे में क्या, डायग्नोसिस, जो कि 4 तरह के होते हैं, और ट्रीटमेंट होता है। कौन कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है? वैसोडाइलेटर, जिसमें नाइट्रेट टैबलेट दी जाती है ना। बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, और एनाल्जेसिक ड्रग्स, ये अपन देते हैं एंजाइना में, ठीक है। अब आप इसे पढ़ना अच्छे से, ओके। और कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछ लेना, ठीक है। अच्छे से पढ़ना, और अगर कुछ समझ में नहीं आए तो डाउट ज़रूर पूछना, ठीक है। हार्ट से रिलेटेड, एंजाइना पेक्टोरिस से रिलेटेड, या फिर कोई पिछले टॉपिक जो आपको पढ़ाए हैं, अगर उसमें भी कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना, ठीक है।